वेलकम बैक एवरीवन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया चैप्टर में पोर्तुगीज़ को कवर कर लिया है। आज मैं रेस्ट ऑफ द चैप्टर को कवर करूंगी। सबसे पहले पोर्तुगीज़ आते हैं इंडिया में, फिर उसके बाद आते हैं डच, देन ब्रिटेन दैट इज़ इंग्लिश, फिर आएंगे डेन्स एंड लास्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया वर फ्रेंच। एंड इसी सीक्वेंस में इनकी कंपनीज को भी देखेंगे। पोर्तुगीज़ को ऑलरेडी कवर कर लिया है, एक बार जाकर वो वीडियोस देख लें अगर नहीं देखी है तो, अदरवाइज नहीं तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। डच देखेंगे आज। नेदरलैंड कंट्री के ये लोग थे। सी ट्रेड में ये लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट थे। 1596 में कॉर्नलिस डे हुटमैन फर्स्ट डचमैन थे जो सुमात्रा एंड बेंटम में आते हैं। ये रहा सुमात्रा और यहाँ पर है बेंटम, दोनों ही इंडोनेशिया का पार्ट है। तो यहाँ पर आएंगे फर्स्ट डचमैन। उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड की फॉर्मेशन होगी। इस कंपनी को पावर दी जाती है ईस्ट इंडीज कंट्रीज के साथ वॉर लड़ने की, उनके साथ ट्रीटीज कंक्लूड करने की, टेरिटरी पोजेस करने की एंड वहां पर फोर्ट्रेस भी बनाने की। कोई भी फोर्टिफाइड फैक्ट्री जो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज हो उसको फोर्ट्रेस बोलेंगे। अब देखिए 1602 में ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है, बट इंडिया के साथ ये लोग ट्रेड 11 नवंबर 1604 में स्टार्ट करेंगे, जब ये जैमोरिन ऑफ कैलिकट के साथ ट्रीटी साइन करेंगे। ऑन द डच साइड वॉज स्टीवन वेंडर हेगन, इनका नाम भी याद रखिएगा। स्टार्टिंग में इनकी इंटेंशन पोर्तुगीज को निकालना होगी क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए इस टाइम तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बन चुकी है। 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दे दिया था टू ट्रेड इन द ईस्ट। अब ये लोग जो डच लोग थे ये इंडिया में सेटलमेंट करना स्टार्ट करेंगे, ये अपनी सेटलमेंट्स बनाएंगे ट्रेड के लिए, ट्रेड सेंटर बनाएंगे। तो फर्स्ट फैक्ट्री ये 1605 में बनाएंगे सदर्न इंडिया में इन मसूलीपट्टनम। उसके बाद फिर ये पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टम, कराईकल, कसीम बाजार, कोचिन, इन सारी जगह पर भी अपने ट्रेड सेंटर बनाएंगे। इस मैप को एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ये सारी लोकेशंस माइंड में बैठ जाएंगी। अब 1661 में ये पोर्तुगीज को हरा देंगे ये डच लोग। उसके बाद फिर ये नागपट्टनम को भी इनसे कैप्चर कर लेंगे 1676 में। स्पेक्ट्रम में देखिए इसका नागपट्टनम का स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है, बट ये नागपट्टनम पोर्तुगीज को हराने के बाद ही कैप्चर करा जाता है इन 1676 में। अब ये लोग ट्रेड किस में करेंगे? जितना भी ये ट्रेड करेंगे ये डच लोग, ये ईस्टर्न साइड पर ही लेके जाएंगे। यूरोप में तो लेके जाएंगे ही, लेकिन इनका मेन फोकस इंडोनेशिया की साइड रहेगा, स्पाइस आइलैंड की साइड ही रहेगा। तो इंडिया से ये लोग क्या लेके जाएंगे? इंडिगो, यमुना एंड सेंट्रल इंडिया से, बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से लेके आएंगे ये टेक्सटाइल एंड सिल्क। जितना भी ईस्टर्न वाला पार्ट होगा इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। सॉल्ट पीटर ये बिहार से लेके जाएंगे। स्पाइस एंड राइस ये गंगा वैली से लेके जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 1661 में ये पोर्तुगीज को हराएंगे, साथ में फिर मालाबार रीजन को भी कैप्चर करेंगे और बाद में फिर नागपट्टनम को भी ये लोग पोर्तुगीज से कैप्चर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब इंग्लिश भी ऑलरेडी हैं क्योंकि वो भी यहाँ पर ईस्टर्न इंडिया में आकर यहाँ पर ईस्टर्न साइड में ट्रेड कर रहे हैं। तो जितनी भी कंपनीज होंगी, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच और ऐसे ही इंग्लिश कंपनी, एक्सेप्ट सिर्फ डैनिश कंपनी, सिर्फ एक डैनिश कंपनी को छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनीज होंगी उनका मेन फोकस ट्रेड ही रहेगा। इन डैनिश कंपनी का मेन फोकस ट्रेड नहीं रहता, ये मिशनरी एक्टिविटीज के लिए ही फेमस होते हैं। अब क्योंकि इंग्लिश भी इस ईस्टर्न ट्रेड में अपनी डोमिनेंस चाहते हैं तो उनकी फिर डच के साथ राइवलरी स्टार्ट हो जाएगी। कमर्शियल राइवलरी स्टार्ट होती है। कल्मिनेट कैसे होती है कि 1623 में एम्बोया जो कि इंडोनेशिया में है, यहाँ पर ही है एम्बोया, यहाँ पर डच लोग भी हैं। ये डच लोग 10 इंग्लिश मैन को मार देंगे और साथ में ही 9 जापानीज को भी मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश और डच ही नहीं है, यहाँ पर चाइना और जापानीज के भी लोग हैं, जापान के लोग भी हैं। तो 10 इंग्लिश मैन और 9 जापानीज को डच ये मार देंगे। उसके बाद फिर इंग्लिश के साथ इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, इनकी लड़ाई स्टार्ट होगी, वॉरफेयर होगा एंड 1667 में फिर इनका कॉम्प्रोमाइज होगा
एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंप्रोमाइज ब्रिटिश विल लीव देयर क्लेम ऑन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया पर अपने क्लेम ये छोड़ देंगे और ऐसे ही डच अपने क्लेम इंडिया पर छोड़ देंगे। और ये डच लोग फिर अपना मेन फोकस लेके जाएंगे इस मले आर्चिपेलागो की साइड। ये सारी कंट्रीज जो कि पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच आती हैं उनको मले आर्चिपेलागो बोलते हैं। इनमें आएंगी फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया तो है ही, देन पापुआ न्यू गिनिया। देखिए ये सारी कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री को मैपिंग के साथ पढ़ना भी जरूरी है। प्रीलिम्स के लिए मैपिंग तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, बट जब आप मैपिंग के साथ हिस्ट्री को भी स्टडी करते हो तो माइंड में लोकेशन भी बनती जाती है कि कैसे ये कंट्रीज आई, कहाँ पर आकर इन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स करी, सेटलमेंट्स करी और कहाँ पर इन लोगों ने ट्रेड करा। तो डच लोग इस कंप्रोमाइज के साथ अपना सारा फोकस इस मले आर्चिपेलागो की साइड लेकर चले जाएंगे। यहीं पर ही ये पेपर ट्रेड करेंगे, स्पाइसेस में ट्रेड करेंगे। और इंडोनेशिया तो आज भी पाम ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर है इंडोनेशिया पाम ऑयल के लिए। अब देखिए जितने भी ये डच लोग थे इन्होंने पोर्तुगीज का पेपर ट्रेड भी कंट्रोल कर लिया। सबसे पहले जो पोर्तुगीज लोग थे इनका मेन ट्रेड पेपर में ही रहता था। पोर्तुगीज को हराने के बाद इन डच लोगों ने उनका पेपर ट्रेड कंट्रोल कर लिया। इतना फेमस हो जाता है ये पेपर ट्रेड कि यूरोप में इसको ब्लैक गोल्ड कहना स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन इंग्लिश के साथ इनकी राइवलरी अभी भी कंटिन्यू रहेगी। 1672 से 74 तक ये थर्ड एंग्लो डच वॉर होगी। इस वॉर में क्या होगा, देखिए जो इंग्लिश थे पोर्तुगीज भी थे और ये पोर्तुगीज तो स्टार्टिंग में सूरत में थे ही वहां पर, लेकिन अब इंग्लिश भी आ चुके हैं। उन्होंने सूरत को पोर्तुगीज से कैप्चर कर लिया है। बॉम्बे में भी ये इंग्लिश लोग हैं। अब देखिए जितनी भी इंग्लिश की शिप होंगी इस इंडोनेशिया की साइड से, जब ये इंडिया में एंटर करेंगी इंग्लिश शिप तो इस बे ऑफ बंगाल से ही एंटर करेंगी। अब यहाँ पर सूरत और बंगाल बॉम्बे इनमें इंग्लिश का कांटेक्ट जो होगा वो कम्युनिकेशन कट हो जाएगा। और जब ये जो शिप इंडिया में एंटर करेंगी थ्रू बे ऑफ बंगाल तो यहाँ पर जो डच लोग ऑलरेडी हैं ये इन शिप को कैप्चर कर लेंगे। फिर इंग्लिश रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएट कैसे करेंगे, इन द बैटल ऑफ हुगली, जिसको बैटल ऑफ बिडारा भी बोला जाता है। नवंबर 1759 में ये बैटल होगी, बैटल ऑफ बिडारा एंड बैटल ऑफ हुगली बिटवीन डच एंड इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश फिर डच को हरा देंगे और डच की जितनी भी एम्बिशंस थी इंडिया में एम्पायर बिल्डिंग की वो सारी की सारी क्रश हो जाएंगी। अब वो सारे का सारा उनका जो मेन फोकस रहेगा सिर्फ इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड की तरफ ही रहेगा। अब देखिए एक डच की और भी वॉर होती है, डच एंग्लो एक 4th वॉर होगी, जिसके बाद फिर अल्टीमेटली डच की प्रोमिनेंस, डच का डोमिनेंस इंडिया में कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इस 4th एंग्लो डच वॉर के बाद जो डच होगी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। इन डच लोगों का और ज्यादा डिक्लाइन कैसे होता है, एक तो फॉल्टी बिजनेस की वजह से, इनकी बिजनेस पॉलिसीज अच्छी नहीं थी, साथ में फिर करप्शन और पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से भी। अब जितने भी ये पोर्तुगीज, इंग्लिश, ये सारे डच कंपनी ये खुद को लोकल पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व करेंगे। जितने भी लोकल रूलर्स होंगे उनकी पॉलिटिक्स में ये खुद को इन्वॉल्व करेंगे। जहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल दी गई है 1741 में रूलर ऑफ ट्रेवनकोर मार्तंड वर्मा, वो मालाबार रीजन जो कि डच ने कंट्रोल कर लिया था, ये मार्तंड वर्मा इस डच से, इन डच कंपनी से ये मालाबार का एरिया वापस से कंट्रोल कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से ही फिर जो डच कंपनी होगी वो पूरी तरह से कंप्लीटली इंडिया से खत्म हो जाएगी। इनका अल्टीमेटली क्या होगा कि डच, पोर्तुगीज ये बहुत ही छोटे छोटे एरियाज में ही रह जाएंगे। नेक्स्ट कंपनी अब देखते हैं जो इंडिया में आती है, मेन इंग्लिश कंपनी जो इंडिया पर रूल करेगी। ओके ना सी, ये इंग्लिश ट्रेडर्स ईस्टर्न साइड पर अपना इंटरेस्ट दिखाना कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो फ्रांसिस ड्रेक जो कि एक इंग्लिश थे, इन्होंने 1580 में अराउंड द वर्ल्ड फर्स्ट एक्सपीडिशन में ही पूरे वर्ल्ड को कंप्लीट कर लिया था फ्रांसिस ड्रेक ने, फर्स्ट एक सिंगल एक्सपीडिशन में। साथ में ही इंग्लिश विक्ट्री ऑफ स्पेनिश अर्माडा। स्पेनिश अर्माडा क्या है, ये स्पेनिश
शिप की फ्लीट थी, ओवर 300 नेवल शिप थी। इन सारी नेवल शिप को, इन सारी की सारी शिप को, पूरी फ्लीट को इंग्लिश हरा देते हैं 1588 में। अब देखिए इनसे भी, इस चीज से भी ये लोग एनकरेज हो जाएंगे। फिर फ्रांसिस ड्रेक ने एक सिंगल एक्सपीडिशन में पूरे वर्ल्ड को कवर कर लिया। इससे भी इसको इन लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। फिर उसके साथ ही अब पोर्तुगीज लोग जो कि ईस्टर्न ट्रेड से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट ले रहे थे, इस बेनिफिट को देख के इंग्लिश ट्रेडर्स भी इन सारे बेनिफिट में एक शेयर चाहेंगे, वो भी ग्रीडी बन जाएंगे। अब एक फोर्थ रीजन बनेगा कि जो सी रूट पहले सिर्फ अरब को पता था, फिर उसके बाद पोर्तुगीज ने नया रूट फाइंड करा, अब ये रूट डच और इंग्लिश को भी पता चल जाएगा। तो इंग्लिश ट्रेडर्स तो ऑब्वियसली फिर ईस्टर्न साइड में आएंगे ही। तो 1599 में इंग्लिश के जो मर्चेंट्स थे वो उनका एक ग्रुप एक मर्चेंट एडवेंचरर करके कंपनी बनाता है। इंग्लिश ट्रेडर्स का ग्रुप ये कंपनी बनाएगा और इस कंपनी को दिसंबर 31 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन अपना चार्टर देगी, जिससे फिर इस कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा ईस्टर्न ट्रेड का। और कंपनी का पूरा नाम क्या बनेगा? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज वाला रीजन मैंने आपको बता दिया, ये सारे का सारा रीजन, ये चाइना से, एशिया से शुरू हो जाइए, जितना भी ये रीजन आएगा ये सारे का सारा ईस्ट इंडीज का ही आ जाएगा। तो इस कंपनी को चार्टर के थ्रू एक राइट मिल जाता है, एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने का। स्टार्टिंग में 15 ईयर के लिए मोनोपोली दी जाएगी, फिर बाद में 1609 में ये मोनोपोली इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी। वो बात अलग है कि 1874 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफंक्ट हो जाएगी, जिसके बाद फिर इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब इस इंग्लिश कंपनी का प्रोग्रेस देखते हैं इंडिया में। देखिए स्पेक्ट्रम में 2-3 पेज दिए गए हैं, फुट होल्ड इन वेस्ट एंड साउथ, फिर उसके बाद बंगाल। इन सारी चीज़ों को, इन 2 पेजों को इस मैप के थ्रू ही कवर करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन कवर हो जाएगी बट वेस्ट वे में कवर होगी। देखिए सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि कैप्टन हॉकिंस इंडिया में आए थे 1608 में। वो जहांगीर के कोर्ट में आए थे, सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते थे, बट ये हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि एक तो पोर्तुगीज रिबेल करेंगे और साथ में ही जहांगीर की भी बहुत ज़्यादा वैसिलेटिंग नेचर थी, कभी वो पोर्तुगीज की साइड चला जाएगा और कभी फिर वो हॉकिन की साइड चला जाएगा, जिससे फिर वो पोर्तुगीज 1611 में इंडिया से वापस चला जाता है, आगरा से ये वापस चला जाता है। 1611 में ही इंग्लिश को फिर ट्रेड करने का राइट मिलता है, अलाउ कर दिया जाता है बेसिकली इनको मसूलीपट्टनम में। सबसे पहले देखिए इनकी जो इंग्लिश फैक्ट्री बनेगी वो सूरत में बनेगी 1613 में, बट जो फर्स्ट टाइम इनको अलाउ करा जाता है ट्रेड करना वो मसूलीपट्टनम सदर्न इंडिया में करा जाता है। मसूलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्री सेकंड फैक्ट्री बनेगी 1660 में, बट अलाउ कब करा जाता है? फर्स्ट मसूलीपट्टनम में। तो सदर्न ईस्टर्न इंडिया में मसूलीपट्टनम में इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद हॉकिन के जाने के बाद इंडिया में आएंगे कैप्टन वेस्ट 1612 में। अब चलते हैं सबसे पहले वेस्टर्न साइड। 1612 में कैप्टन बेस्ट आएंगे इंडिया में। कैप्टन हॉकिन चला गया है, कैप्टन बेस्ट अब आएंगे इंडिया में। ये अब पोर्तुगीज को हराएंगे सूरत कोस्ट पर। जहांगीर को इस चीज का पता चल जाएगा, वो इम्प्रेस हो जाएगा और फिर वो सूरत में इनको फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे देगा और इंग्लिश की फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में बनेगी 1613 में अंडर थॉमस एल्डवर्थ। देखिए जो लड़ाई होगी पोर्तुगीज के साथ वो कैप्टन बेस्ट के अंडर होगी। जब ये फैक्ट्री सूरत में बनेगी तो वो होगी अंडर थॉमस एल्डवर्थ। इस डिफरेंस को याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए अब 1615 में थॉमस रोबी आएंगे इंडिया में एज एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन। थॉमस रोबी अब जहांगीर से बहुत सारी प्रिविलेजेस लेगा, ये परमिशन लेगा आगरा में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की, ऐसे ही अहमदाबाद एंड बरोच में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन भी थॉमस रो ही लेगा। सूरत में फैक्ट्री किसकी वजह से स्टैब्लिश हुई थी? कैप्टन बेस्ट की वजह से बनी थी अंडर थॉमस एल्डवर्थ।
जो फर्स्ट टाइम ट्रेड करना अलाउ करा था वो मसूलीपट्टनम में करा था। जब थॉमस रो आएंगे तो वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करवाएंगे आगरा में, अहमदाबाद में एंड बरोच में। हॉकिन के टाइम पर कोई भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। अब ये वेस्टर्न एरिया कवर हो गया, वेस्टर्न एरिया में इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली। देखिए, लेकिन इस टाइम तक इंग्लिश को पोर्तुगीज को भी हराना पड़ेगा, उनको डच को भी हराना पड़ेगा। पोर्तुगीज के साथ इनकी एक पीस हो जाएगी। पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीन की शादी होगी किंग चार्ल्स टू के साथ। तो बॉम्बे जो कि पहले पोर्तुगीज के पास था, अब वो एज डॉरी फिर चार्ल्स टू को दे देंगे। अब देखिए, ये बॉम्बे भी अब पोर्तुगल के पास, जो पहले पोर्तुगल के पास था, ये चला गया अब चार्ल्स टू के पास, इंग्लैंड के पास चला गया। अब नाउ ये चार्ल्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दे देगा ऑन द एनुअल पेमेंट ऑफ 10 पाउंड्स इन 1668। पहले बॉम्बे किसके पास था? पोर्तुगल के पास। अब चला जाएगा चार्ल्स टू के पास, फिर चार्ल्स टू किंग ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बॉम्बे दे देगा। सिर्फ पेमेंट कितनी करनी होगी कंपनी को? 10 पाउंड एनुअली। देखिए, पहले सूरत में फैक्ट्री इन लोगों ने स्टैब्लिश करी थी। सूरत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बन जाएगा। लेकिन बॉम्बे की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि 1687 में ये लोग अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देंगे सूरत से बॉम्बे में। तो देखिए, इस मैरिज की वजह से पोर्तुगीज प्रिंसेस और चार्ल्स टू की मैरिज की वजह से इन दोनों में तो एक पीस साइन हो जाएगी, पीस ट्रीटी बन जाएगी। डच के साथ इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करा है, ये पहले हमने देखा था। 1667 में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा था। तो डच के साथ भी एक तरह से इनका पीस चल रहा है अभी। इस चीज की वजह से इंग्लिश का डच और पोर्तुगीज के साथ प्रॉब्लम इतना ज्यादा अब नहीं रहेगा। और जो इंग्लिश होंगे फिर अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। वेस्टर्न साइड पर इन्होंने कर ली है, तो ये लोग अब ईस्टर्न और सदर्न साइड भी लेके जाएंगे। सदर्न साइड देखते हैं अब। मसूलीपट्टनम में ये लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे, बट यहाँ पर इन्होंने अभी तक फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं करी थी। तो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा देखिए, ये वाला इतना जो एरिया था ये विजयनगर एम्पायर का था, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये वाला एरिया आ जाएगा यहाँ पर डेक्कन वाला एरिया, और डेक्कन में ही है गोलकोंडा। तो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से इंग्लिश लेंगे एक गोल्डन फरमान, इसकी वजह से इनकी पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये फरमान लेंगे 1632 में। इनको सिर्फ पेमेंट करनी होगी 500 पैगोडास। पैगोडा एक गोल्डन करेंसी थी जो उस टाइम पर चलती थी। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकोंडा के जितने भी पोर्ट हो गए वहां पर फ्री ट्रेड की प्रिविलेज मिल जाएगी। तो पहले तो यहां से इनकी पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी। 1639 में फ्रांसिस डे एक ब्रिटिश मर्चेंट था, मसूलीपट्टनम काउंसिल का ये मेंबर था। ये चंद्रगिरी के रूलर से एक प्रिविलेज लेगा। इस प्रिविलेज के अकॉर्डिंग ये मद्रास को फोर्टिफाई करेगा। मद्रास में इन लोगों ने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। इस फैक्ट्री को अब ये फोर्टिफाई भी कर लेंगे। मद्रास जो कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु का एरिया है। बाद में इस फोर्टिफाइड फैक्ट्री को ये फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। मद्रास की साइड सदर्न इंडिया में जो फैक्ट्री इनकी बनेगी फोर्टिफाई होने के बाद, इस सेटलमेंट को वो सेंट जॉर्ज का नाम देंगे। मसूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी 1616 में। पहले ये इंपॉर्टेंट पार्ट था सदर्न इंडिया का। अब लेकिन फोर्ट सेंट जॉर्ज बनने के बाद सदर्न साइड की प्रेसिडेंसी या फिर सदर्न साइड का जो हेड क्वार्टर होगा वो बनेगा ये फोर्ट सेंट जॉर्ज, और मसूलीपट्टनम को ये रिप्लेस कर देगा। अब देखिए, इन्होंने वेस्टर्न साइड को भी कवर कर लिया, इन्होंने सदर्न साइड को भी कवर कर लिया। अब ये शिफ्ट करेंगे ईस्टर्न साइड को या फिर ईस्टर्न कोस्ट और बंगाल की साइड को, क्योंकि बंगाल उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा रिच प्रोविंस थी, बहुत बड़ी प्रोविंस थी, पॉलिटिकली कमर्शियली इंपॉर्टेंट थी। तो जो भी कंपनी इसके ऊपर कंट्रोल करेगी, बंगाल साइड पर कंट्रोल करेगी, उसकी पोजीशन ऑटोमेटिकली इंडिया में कंट्रोल हो जाएगी और उसका ट्रेड भी ऑटोमेटिकली एनरिच हो जाएगा, उसका ट्रेड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल साइड पर भी, ईस्टर्न कोस्ट साइड पर भी खुद को स्ट्रेंथन करेगी। कैसे? देखिए, स्टार्टिंग में 1651 में
बंगाल के सूबेदार या फिर बंगाल के गवर्नर थे शाह शुजा। शाह शुजा 1651 में इंग्लिश को अलाउ करेंगे कि वो बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री या फिर टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं। रिटर्न में उनको जस्ट 3000 रुपीज देने होंगे एनुअली इस शाह शुजा को। 1651 में उनको ये प्रिविलेज मिल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर ये लोग अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, हुगली, कसीम बाजार, पटना, राजमहल। देखिए पहले ना बंगाल बहुत बड़ा था, इसमें ओडिशा भी आएगा, आज का प्रेजेंट डे ओडिशा, असम आज का, फिर साथ में ही बंगाल, ये बिहार, ये सारे एरियाज बंगाल में ही कवर होते थे। तो ये लोग यहाँ पर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना भी स्टार्ट करेंगे, पटना, राजमहल में भी। इन लोगों ने फैक्ट्रीज तो इस्टेब्लिश कर ली, बट फिर भी इनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी। जितनी भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ट्रेड के लिए कस्टम ऑफिसर्स इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। लोकल चेक पोस्ट पर जो भी कस्टम ऑफिसर्स होते थे, इनको टैक्सेस के लिए, इनको टोल के लिए ये लोग परेशान करेंगे इंग्लिश को जब ये ट्रेड करेंगे। तो ये लोग फिर क्या करते हैं, ये लोग बंगाल के गवर्नर के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाएंगे। प्रॉब्लम अब लेके कौन जाएगा, विलियम हेज, जो कि इस टाइम तक 1682 के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर होगा इन बंगाल। और बंगाल का खुद का गवर्नर कौन होगा, शाइस्ता खान। देखिए मुगल गवर्नर कौन है बंगाल का, शाइस्ता खान। अब पहले कौन था, शाह शुजा 1651 में। 1682 के टाइम पे बंगाल का गवर्नर है शाइस्ता खान, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर है वो है विलियम हेज। इस शाइस्ता खान के पास फिर ये अपनी प्रॉब्लम लेके जाएगा कि कैसे इसको कस्टम ऑफिसर्स इस ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल को कैसे ये लोग परेशान कर रहे हैं, बट कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से फिर इन दोनों के बीच में, मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल दैट इज शाइस्ता खान और विलियम हेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, इन दोनों के बीच में अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज इंग्लिश और मुगल्स के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। इस प्रॉब्लम के चलते फिर मुगल्स हुगली को सैक करेंगे, हुगली को कंट्रोल करेंगे, कैप्चर करेंगे। 1685 में इंग्लिश भी अब रिटेलिएट करेंगे। जितना भी ये कैलकटा का एरिया होगा बंगाल में, देखिए थाना, ये थाना है मॉडर्न गार्डन रीज, जो कि कैलकटा में है, साउथ वेस्टर्न साइड है। ये मैंने सिर्फ वेस्टर्न लिख दिया, बट ये साउथ वेस्टर्न साइड है। और ऐसे ही हिजली जो कि मिदनापुर में है, और बालासोर जो कि प्रेजेंट डे ओडिशा में है। इन सारे एरियाज पर फिर इंग्लिश अटैक करेंगे, मुगल फोर्टिफिकेशंस को डिस्ट्रॉय करेंगे इन सारे एरियाज पर। तो ऐसे फिर इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी मुगल और इंग्लिश की। बट अल्टीमेटली मुगल्स जो होंगे वो हुगली से इन इंग्लिश को निकाल देंगे। जब इनको निकाला जाएगा, रिवर गंगा के माउथ पर अनहेल्दी लोकेशन पर इनको भेज दिया जाएगा इंग्लिश लोगों को। उसके बाद फिर जॉब चरनॉक, जो कि कंपनी का ही एक एजेंट था, वो मुगल्स के साथ नेगोशिएशंस स्टार्ट करेगा। दोनों फिर ट्रीटी साइन करेंगे। जॉब चरनॉक मुगल के साथ ट्रीटी साइन करेगा फरवरी 1690 में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इन इंग्लिश को सुल्तानती में भेज दिया जाएगा। सुल्तानती भी बंगाल में एक जगह है, यहाँ पर इन लोगों को भेज दिया जाएगा अगस्त 1690 में। अभी इंग्लिश आ चुके हैं सुल्तानती में। यहाँ पर आकर ये लोग इंपीरियल फरमान के थ्रू अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे। फैक्ट्री ये लोग बनाएंगे 1691 में। देखिए इन लोगों को ट्रीटी के चलते सुल्तानती में भेज दिया गया है, और सुल्तानती में इंग्लिश आकर अब 1691 में फिर नेक्स्ट ईयर ही एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेंगे। और सेम जैसे कि पहले चल रहा था कि एनुअली 3000 दो बंगाल में और ड्यूटी फ्री ट्रेड करो, अब ये सेम प्रिविलेज इनको सुल्तानती में भी मिल जाएगी। अब सुल्तानती के पास ही बंगाल में ही एक जमींदार था शोभा सिंह, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। ये रेबल करेगा अगेंस्ट दीज इंग्लिश। अब इंग्लिश को एक बहाना मिल जाएगा कि किसी ने उनके अगेंस्ट रिबेल कर दिया है, किसी ने इनको डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करी है। तो अब ये फिर से इस मुगल गवर्नर के पास जाएंगे, बंगाल के गवर्नर के पास, उनको सुल्तानती को फोर्टिफाई करने की परमिशन लेंगे, जस्ट बिकॉज सम जमींदार अटैक देम। फिर ये इंग्लिश सुल्तानती को भी फोर्टिफाई कर लेंगे। देखिए फोर्टिफाई करने का मतलब है कि लड़ाइयाँ लड़ना, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करना। तो 1696 में इन लोगों ने, इंग्लिश ने सुल्तानती को भी फोर्टिफाई कर लिया। और 1698 में फिर ये लोग 3 विलेजेस की सुल्तानती
गोबिंदपुर एंड कालीघाट, इन 3 विलेजेस की जमींदारी भी ले लेंगे रेंट पर। रेंट कितना होगा? जस्ट 1200 रुपीज। अब इन तीनों विलेजेस की इनको जमींदारी भी मिल चुकी है। सुतानुती को इन्होंने फोर्टिफाई कर दिया है, और जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी वो क्या थी? सुतानती। सुतानती को ये नेम देंगे फोर्ट विलियम का, और ये इनकी ईस्टर्न प्रेसिडेंसी बन जाएगी या फिर ईस्टर्न हेडक्वार्टर बन जाएगा कैलकाटा में। इस हेडक्वार्टर के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहेंगे सर चार्ल्स आयर। देखिए, अब ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट अब याद रखने हैं आपने। पहले तो जो ईस्टर्न प्रेसिडेंसी है, ईस्टर्न प्रेसिडेंसी को बोला जाएगा फोर्ट विलियम कैलकाटा की साइड पर, और जो सदर्न प्रेसिडेंसी थी उसको बोला गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इन दोनों नाम को ही आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब ये चीज भी है, ये भी याद रखना है। अब तक इस फैक्ट्री के 45 होने तक पूरे का पूरा एरिया देखिए कवर हो चुका है। अब वेस्टर्न साइड को इंग्लिश ने कवर कर लिया है, ईस्टर्न साइड को कवर कर लिया है, सदर्न साइड को कर लिया है। अब यहाँ तक इस टाइम तक ये मुगल एम्परर्स भी चेंज हुए हैं। औरंगजेब का रूल रहेगा 1707 तक। इसके बाद जितने भी मुगल एम्परर्स आएंगे वो वीकर रूलर होंगे, वो इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को चला नहीं पाएंगे। इस औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आएंगे और मुगल एम्पायर डिटीरियोरेट करना स्टार्ट कर देगा। बहादुर शाह 1 आ चुका है, जहंदर शाह आ चुका है, और साथ में ही फारूक सियार भी आ चुका है। अब फारूक सियार अगेन इंग्लिश को एक फरमान देगा। इस फरमान को बोला जाएगा मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। बहुत सारी प्रिविलेज मिलेंगी इस फरमान के थ्रू। 1715 में जॉन सरमान एक मिशन लेके आता है फारूक सियार के कोर्ट में। 3 फरमान देता है फारूक सियार, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद के रिगार्डिंग। इसी फरमान को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा फिर प्रिविलेजेस मिल जाती हैं। बंगाल में क्या प्रिविलेज मिलती हैं इनको? एक तो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर पाएंगे ये लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा ड्यूटी फ्री होगा। जस्ट इनको 3000 एनुअली देने होंगे, जो कि पहले वाला सिचुएशन चल रहा था। साथ में ही अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फारूक सियार इंग्लिश सर्वेंट्स को, जितने भी इंग्लिश कंपनी के ऑफिशियल्स होंगे, ये ऑफिशियल्स को दस्तक की प्रिविलेज देगा। लेकिन जो कंपनी के प्राइवेट इंडिविजुअल मेंबर्स होंगे वो भी बाद में फिर इस दस्तक का मिसयूज करना स्टार्ट कर देंगे। अभी के लिए आप याद रखें, ये दस्तक कौन देता है? फारूक सियार। साथ में ही इनको कैलकाटा में और भी ज्यादा लैंड रेंट करने की परमिशन मिल जाती है। देखिए, लैंड रेंट करने का मतलब क्या है? जैसे इन्होंने सतानती, गोबिंदपुर, कालीघाट को इन्होंने इनकी जमींदारी बाय कर ली थी जस्ट 1200 रुपीज के बेसिस पर, है ना, इतना ही रेंट देकर। ऐसे ही ये और भी ज्यादा अब रेंट पर लैंड यहाँ पर बाय कर पाएंगे कैलकाटा में। हैदराबाद में देखें तो क्या होता है, हैदराबाद में भी ये लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड कर पाएंगे। बस मद्रास के लिए ही इनको रेंट देना होगा, जो कि ऑलरेडी प्रिवेलिंग रेंट चल रहा था। गुजरात के लिए देखें, 3 फरमान दिए थे ना, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद के लिए। और गुजरात में देखिए, उस टाइम पर गुजरात में बॉम्बे भी इसी का ही पार्ट था। तो गुजरात के लिए सूरत में इनको एनुअली सिर्फ 10,000 देने होंगे। उसके बदले में फिर से ये ड्यूटी फ्री ट्रेड कर पाएंगे, टैक्स फ्री ट्रेड कर पाएंगे। और बॉम्बे में जितने भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्वाइन मिंट करेगी, वो सारे के सारे मुगल एम्पायर के थ्रू वो चल पाएंगे। तो देखिए, ये सारी की सारी प्रिविलेजेस ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली है। और पोर्तुगीज, डच, इनके दुश्मन, ये जो एनिमी थे, ये ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। पोर्तुगीज डिक्लाइन कर चुके हैं। डच के साथ इन लोगों ने पीस साइन कर ली हुई है। डच को इन्होंने इंडोनेशिया की साइड भेज दिया है। अब देखिए, इनका ना एक ही एनिमी लास्ट में बचेगा, वो है फ्रेंच। लेकिन उससे पहले देखेंगे मर्जर ऑफ 2 इंग्लिश कंपनी। 1688 की रेवोल्यूशन के बाद विग्स, जो कि वहां की एक पॉलिटिकल कंपनी थी, विग्स एक इंग्लैंड में ही पॉलिटिकल कंपनी थी, ये लोग अपोज करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को। क्वीन के चार्टर ने इनको मोनोपोली दे दी थी इनडेफिनेट पीरियड के लिए। तो ये विग्स, जो कि वहां की पॉलिटिकल कंपनी थी इंग्लैंड की, ये लोग इस मोनोपोली को अपोज करेंगे। और इसी के चलते फिर एक राइवल कंपनी भी बनेगी। उस राइवल कंपनी के अंडर सर विलियम नॉरिस को एज एम्बेसडर भेजा जाता है, एक इस राइवल कंपनी का।
कहाँ पर भेजा जाता है, औरंगजेब के कोर्ट में। इस टाइम पर औरंगजेब मुगल रूलर था, तो औरंगजेब में कोर्ट में ये सर विलियम नॉरिस जाता है। बट ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे कोई भी प्रिविलेजेस नहीं ले पाता है, और ये राइवल कंपनी एक फेलियर प्रूव होती है। बट क्राउन के प्रेशर और पार्लियामेंट के प्रेशर के अंडर इन दोनों कंपनीज को, राइवल कंपनी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी थी इंडिया में, इन दोनों को एमलगेमेट कर दिया जाता है, इनको कंबाइन कर दिया जाता है और एक नई कंपनी बनती है, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यही कंपनी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया जाएगा, यही फिर आके इंडिया पर रूल करेगी, बट टिल 1873, क्योंकि उसके बाद फिर आगे क्राउन रूल ही कंटिन्यू रहेगा। 1874 में ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व कर जाती है। नाउ नेक्स्ट आएगी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनमार्क के ये लोग थे। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन 1616 में होती है और 1620 में ये लोग इंडिया में अपनी फैक्ट्री बनाएंगे ट्रैंक्वेबार तेंजोर के पास ईस्टर्न कोस्ट में। लेकिन इनकी जो मेन और प्रिंसिपल सेटलमेंट रहेगी वो कैलकाटा के पास सेरमपुर रहेगी। इनकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं, क्योंकि इनको ट्रेड में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। इनका मेन पर्पस ही मिशनरी एक्टिविटीज़ रहता है, मतलब कि कंट्रीज में जाकर वहाँ की कम्युनिटीज़ में क्रिश्चियन फेथ को स्प्रेड करना ही इनका मेन पर्पस रहता है। मिशनरी एक्टिविटीज़ ही मेन पर्पस रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी आएगी वो आएगी फ्रेंच, जो कि इंग्लिश की एक मेन राइवल कंपनी बनेगी। फिर जो फ्रेंच थे वो लास्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया में एंटर करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है। अब देखिए इनकी फाउंडेशन देखते हैं कि इस कंपनी की फाउंडेशन कैसे होती है। लुई 14 के टाइम पर इस कंपनी की फॉर्मेशन होती है। मिनिस्टर कॉलबर्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन करेंगे 1664 में। जो फ्रेंच नेम है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, कंपनी डेस इंडल ओरिएंटलस, ये इसका फ्रेंच नेम है, बट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ही हम बोलेंगे। इस कंपनी को अब क्या पावर दी जाती है, सबसे पहले तो इसको 50 ईयर की ट्रेड मोनोपोली दी जाती है टू ट्रेड इन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। देखिए इसका तो एरिया भी एक्सटेंड कर दिया गया कि ये बियॉन्ड पैसिफिक ओशन जा सकती है, इस एरिया तक भी ये फ्रेंच कंपनी आ सकती है। उसके साथ ही इसको 50 ईयर की यहाँ पर मोनोपोली दी जाती है। मेडागास्कर जो कि इंडियन ओशन में ही एक आइलैंड है, इन परपेचुइटी इनडेफिनेट पीरियड के लिए यहाँ पर भी इसको ट्रेड मोनोपोली दी जाती है। इसके साथ ही ये कोई भी टेरिटरी जिसको ये कॉन्कर कर लेगी उसके ऊपर भी एक कंपनी अपना कंट्रोल कर पाएगी। मेडागास्कर भी देख लेते हैं एक बार। मेडागास्कर इंडियन ओशन में है, अफ्रीकन आइलैंड कॉन्टिनेंट के साथ है। जस्ट अ सेकंड, देखिए मैप्स तो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये यहाँ पर है मेडागास्कर, और मेडागास्कर के ऊपर ही यहाँ पर है रीयूनियन आइलैंड, ये भी फ्रेंच का ही आइलैंड होगा। इनफैक्ट अब भी इस आइलैंड के ऊपर फ्रेंच का ही कंट्रोल है। सबसे पहले फ्रैंकोइस कैरन आएंगे 1667 में, ये सूरत में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। अब देखिए एक पर्शियन मरकारा, प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी इफ इट्स डिफरेंट, मरकारा, ये फ्रैंकोइस कैरन के साथ आएंगे और ये दोनों मिलकर मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे 1669 में। इस मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री के लिए सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से ये पेटेंट लेंगे, उससे ये परमिशन लेंगे। गोलकोंडा का मैंने पहले ही बता दिया, डेक्कन में विजयनगर एम्पायर के ऊपर ही गोलकोंडा का भी एम्पायर था, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा का। इससे ये परमिशन लेके मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे। उसके साथ फिर ये देखिए वेस्टर्न एरिया इनका भी कवर हो गया। वेस्टर्न साइड सूरत में फैक्ट्री, सदर्न साइड मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री, ये स्टार्टिंग का सिनेरियो है। और ईस्टर्न साइड में ये बंगाल में भी करेंगे। बंगाल में अब कौन था, शाइस्ता खान, ये हमने देख लिया था। परमिशन लेके चंद्रनगौर में एक टाउनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, मतलब कि यहाँ पर ये किसी सिटी इस्टेब्लिश करेंगे। सूरत मसूलीपट्टनम में पहले फैक्ट्री और चंद्रनगौर में ये लोग एक सिटी इस्टेब्लिश करेंगे शाइस्ता खान से परमिशन लेकर।
उसके बाद इनका मेन इंपॉर्टेंट सेंटर, नर्व सेंटर बनेगा पौंडीचेरी, जिसको इस्टेब्लिश करेंगे फ्रैंकोइस मार्टिन। देखिए ये कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, 1673 में शेर खान लोधी, जो कि वलीकोंडापुरम का एक गवर्नर था। अब ये गवर्नर था वलीकोंडापुरम का शेर खान लोधी, लेकिन बीजापुर सुल्तान के अंडर ही ये ओवरऑल एरिया आता था। और बीजापुर जो सुल्तान था वो डेक्कन का सुल्तान था, डेक्कन एरिया में था, उसके अंडर था एक एरिया वलीकोंडापुरम, और वहां का सुल्तान था शेर खान लोधी। ये शेर खान लोधी फ्रैंकोइस मार्टिन, जो कि मसूलीपट्टनम का अब एक डायरेक्टर था, इसको ये एक जगह देगा, एक साइट देगा। इस साइट का यूज फिर फ्रैंकोइस मार्टिन पौंडीचेरी को इस्टेब्लिश करने के लिए करेगा 1764 में, और बाद में फिर ये फ्रैंकोइस कैरन को रिप्लेस कर देगा और खुद गवर्नर बनेगा 1674 में ही। देखिए कैसे होता है, शेर खान लोधी फ्रैंकोइस मार्टिन को एक जगह देगा। फ्रैंकोइस मार्टिन कौन था, मसूलीपट्टनम फैक्ट्री का डायरेक्टर, और शेर खान लोधी कौन था, वलीकोंडापुरम का गवर्नर। ये फैक्चुअल डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर ये पौंडीचेरी को एस्टैब्लिश करेगा 1764, सेम ईयर में ही ये कैरन को रिप्लेस कर देगा और फ्रेंच गवर्नर बन जाएगा। अब ये पौंडीचेरी को डेवलप करेगा, एक इम्पॉर्टेंट या फिर नर्व सेंटर बन जाएगा फ्रेंच के लिए। अब स्टार्टिंग में ही इनको कुछ सेटबैक्स भी मिलती हैं, कुछ डिफीट्स होंगी इनकी। सबसे पहले इनकी वॉर होगी डच लोगों के साथ, डच को इंग्लिश का सपोर्ट भी रहेगा। अब देखिए इनको सपोर्ट क्यों रह रहा है इंग्लिश का, ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ 1688, जो कि स्पेक्ट्रम में जस्ट नाम मेंशन करा गया है। ये रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है, इसको बोलते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, और दूसरा इसका नेम है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ब्लडलेस क्यों, एक तो देखिए डच और इंग्लिश के बीच अब एक पीस हो जाएगी। ग्लोरियस क्यों बोलते हैं इसको, वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, वहां पर डिटेल में कवर करेंगे, बट राइट नाउ अभी इतना याद रखें कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि डच के प्रिंस की मैरिज हो जाएगी इंग्लैंड की प्रिंसेस के साथ, जिसकी वजह से फिर दोनों में पीस हो जाएगी, एक टैसिट पीस रहेगी दोनों के बीच। अब इसी वजह से ही डच को इंग्लिश का सपोर्ट भी रहेगा, और फ्रेंच की डच के साथ फिर स्टार्टिंग में ही लड़ाई होगी, और डच फिर पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेंगे, जो कि नर्व सेंटर था फ्रेंच का, फ्रेंच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी ये। 1693 में इसको कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि डच को इंग्लिश का भी सपोर्ट था। और ये खत्म कैसे होगी फिर लड़ाई, थ्रू ट्रीटी ऑफ रिस्विक 1697 में। इस नेम को आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये नेम भी। इसके अकॉर्डिंग पौंडीचेरी फ्रेंच को वापस कर दिया जाता है, बट डच का गैरिसन, डच की जो सेना होगी, मिलिट्री होगी, आर्मी होगी, वो 2 साल के लिए फिर भी पौंडीचेरी में रहेगी ही। और सेकंड सेटबैक क्या होता है, वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। देखिए अब ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का ही टॉपिक है। तो ये जो स्पेनिश सक्सेशन थी, ये क्या था कि जब यहाँ का जो किंग होता है स्पेन एम्पायर का, उसकी डेथ हो जाती है, तो 2 डायनेस्टीज के बीच में सक्सेशन के लिए फाइट होती है। एक डायनेस्टी है हाउस ऑफ बर्बन, और दूसरी है हाउस ऑफ हैब्सबर्ग। देखिए इन नेम्स को अभी आप सुन लीजिए, यहीं पर वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सारी चीजें मैं डिटेल में कवर करवाऊंगी, क्योंकि अगर चीजें मेंशन करी है तो थोड़ा बहुत उनका आइडिया भी होना चाहिए कि क्यों मेंशन करा गया है। अब इंग्लिश और फ्रेंच, दैट इज ब्रिटिश और फ्रेंच, ऑपोजिट और कंपीटिंग एनिमीज को ही, कंपीटिंग पार्टीज को ही सपोर्ट करेंगे। एक हाउस ऑफ बर्बन को सपोर्ट करेगा और दूसरा सपोर्ट करेगा हाउस ऑफ हैब्सबर्ग को, जिसकी वजह से फिर फ्रेंच को अपनी कुछ फैक्ट्रीज अबैंडन करनी पड़ती हैं, सूरत, मसूलीपट्टनम एंड बैंटम की। थर्ड सेटबैक इनको क्या होगा, फ्रैंकोइस मार्टिन की डेथ हो जाएगी 31 दिसंबर 1706 में। इसी ने ही तो फ्रेंच को, पौंडीचेरी को एक नर्व सेंटर बनाया था, इसको डेवलप करा था। अब इसकी ही डेथ हो जाएगी। पहले डच के साथ वॉर हुई, फिर स्पेनिश सक्सेशन की वजह से इनको अपनी कुछ फैक्ट्रीज लूज करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद फ्रैंकोइस मार्टिन की भी डेथ हो जाती है। अब देखिए इन लोगों को ये सेटबैक्स मिली हैं, तो हर एक कंपनी फिर बाद में खुद को रीऑर्गेनाइज भी करेगी। तो ये फ्रेंच भी खुद को रीऑर्गेनाइज करेगी। रीऑर्गेनाइज करने के तहत ये लोग 1720 में फिर एक परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडीज बनाएंगे। अब ये रीऑर्गेनाइज्ड कंपनी है फ्रेंच की। जब ये कंपनी बनेगी
तो 2 गवर्नर लेनॉयर एंड डुमास, इनके अंडर, इनकी स्टीवर्डशिप, इनकी एक्टिव सुपरविजन के अंडर फिर से फ्रेंच इन्हांस होंगे, फिर से फ्रेंच ग्रो करेंगे, और साथ में ही फ्रेंच के साथ सपोर्ट रहेगा मॉरिशस एंड रीयूनियन आइलैंड का भी। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो अभी इनमें स्टार्टिंग में है इन लोगों में, देखिए तभी तो ये वॉर हुई है ना, इंग्लिश को डच को इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में इनकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन अब सुप्रीमेसी के लिए अब प्रॉब्लम होगी, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए, क्योंकि ये लोग नेटिव पॉलिटिक्स में भी खुद को इन्वॉल्व करेंगे, नेटिव पॉलिटिक्स में ये लोग इंटरफेयर करेंगे। अब ये इंडिया को पॉलिटिकली कंट्रोल करना चाहेंगे, दोनों फ्रेंच एंड इंग्लिश, क्योंकि पोर्तुगीज और डच तो ऑलरेडी पिक्चर से निकल चुके हैं, डेनिश कंपनी का कुछ खास था नहीं। अब 2 प्लेयर हैं बस, एक तो है ब्रिटेन और दूसरे हैं फ्रेंच, ये लोग ही सुप्रीमेसी के लिए कंट्रोल करेंगे, सुप्रीमेसी के लिए compete करेंगे, तो ये वॉर लड़ेंगे। अब वॉर की बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले। नाउ सी दिस इंग्लैंड और फ्रेंच, ये इंडिया में न्यू एनिमी नहीं थे, यूरोप में इनकी ऑलरेडी ही प्रॉब्लम चल रही थी, इनकी ट्रेडिशनल राइवलरी थी। पहले तो स्पेनिश सक्सेशन में देखा हमने कि कैसे ये कंपीटिंग पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे, ऑपोजिट पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे, एक बर्बन को सपोर्ट कर रहा था और दूसरा हैब्सबर्ग को। और ऐसे ही ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में भी ये लोग कंपीटिंग पार्टीज को ही सपोर्ट करेंगे। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन 7 ईयर के लिए चलेगी, 1740 से लेकर 48 तक ये वॉर रहेगी, और 48 में फिर जब ट्रीटी होगी एक्सला चैपल, उसके बाद ही ये वॉर खत्म होगी, और तभी फिर इंडिया में इनकी भी लड़ाई खत्म होगी, फ्रेंच और इंग्लैंड की। लेकिन बाद में भी ये कंटिन्यू रहेगी, सेकंड कार्नेटिक वॉर और थर्ड कार्नेटिक वॉर में। अब देखिए ये सिचुएशन तो थी यूरोप की 1740 में, अब 1740 के टाइम पर इंडिया की क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये लोग तो इंडिया में ही लड़ेंगे ना, सदर्न इंडिया में मेन है, ये लोग सदर्न इंडिया को ही मेनली कंट्रोल कर रहे हैं। अब सदर्न इंडिया में है हैदराबाद में निजाम उल मुल्क असफ जाह। निजाम उल मुल्क एक इंडिपेंडेंट मुगल रूलर था, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी ये, बट अब ये ओल्ड हो चुका था, लास्ट ईयर्स में था, और साथ में ही ये मराठास के साथ भी बैटल कर रहा था। मराठा का भी मैंने अभी यहाँ पर मैप तो है नहीं, बट देखिए इस एरिया में इंडिया के यहाँ पर इंडिया के इस वाले एरिया में मराठास थे। अब ये निजाम उल मुल्क मराठास के साथ भी compete कर रहा था, इसकी एज भी हो चुकी थी। अब अगर फर्दर साउथ चले जाएं तो कोरोमंडल कोस्ट की साइड साउथ ईस्टर्न इंडिया में भी कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था जो कि पावर को बैलेंस कर पाता, क्योंकि हैदराबाद में ये निज़ाम ऑलरेडी कमज़ोर था, मराठास के साथ भी फाइट कर रहा था, और जितने भी निज़ाम के सबऑर्डिनेट थे हैदराबाद में वो भी इसकी डेथ को, पावर सक्सेशन के लिए इसकी डेथ को स्पेक्यूलेट कर रहे थे। अब सदर्न साइड में फर्दर साउथ में कोई और रूलर भी नहीं है स्ट्रॉन्ग। विजयनगर एम्पायर का हमने पोर्तुगीज के टाइम पर ही देख लिया था कि कैसे गोवा की भी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर फॉल कर जाता है। विजयनगर एम्पायर के कुछ रेमिनेंट ही रह जाएंगे मैसूर, कोचीन, ट्रेवनकोर और मालाबार कोस्ट की साइड पर। ऐसे ही मदुराई में कुछ पार्ट विजयनगर एम्पायर के रह जाएंगे। बेसिकली इंडिया में 1740s के अराउंड कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था जो कि साउथ साइड को कंट्रोल कर पाता, या फिर फ्रेंच और इंग्लिश को सदर्न इंडिया की साइड से ड्राइव आउट कर पाता। और निजाम उल मुल्क के वीक होने की वजह से मुस्लिम एक्सपेंशनिज्म भी खत्म हो जाएगा। जब इसकी डेथ होगी सेकंड कार्नेटिक वॉर के टाइम, तो मुस्लिम डोमिनेंस सदर्न इंडिया में खत्म हो जाएगी। अब चलते हैं इन कार्नेटिक वॉर्स पर। कार्नेटिक सेम कोरोमंडल वाला ही एरिया है, ब्रिटिशर्स कोरोमंडल वाले एरिया को, जो कि इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट है, इसको कार्नेटिक बोलते थे। प्रेजेंट डे की बात करें तो कर्नाटका वाला रीजन और ऐसे ही तमिलनाडु वाला रीजन कार्नेटिक का ही रीजन होगा। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो यूरोप में फ्रेंच और इंग्लैंड की राइवलरी चल रही थी, वो ही राइवलरी ये लोग इंडिया में भी लेकर आएंगे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के टाइम पे।
फर्स्ट कार्नेटिक वॉर रहती है 1740 से लेकर 48। देखिए टाइम पीरियड भी सेम है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का मैंने बताया था कि 1740 से 48 तक रहती है। 48 में ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। अब ये सेम पीरियड के लिए ही यूरोप में जो वॉर चल रही थी उसी को ही ये लोग इंग्लैंड, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लिश वाली, और फ्रेंच, ये सेम राइवलरी को इंडिया में भी ड्रैग करेंगे। इमीडिएट कॉज क्या बनेगा? वॉर देखिए ऑलरेडी चल रही है, प्रॉब्लम इन दोनों में ऑलरेडी है। इमीडिएट कॉज क्या बनेगा इसका? इंग्लिश नेवी जो कि बारनेट के अंडर थी वो फ्रेंच शिप को कैप्चर कर लेगी, इसका सीज कर लेगी। तो ऑब्वियसली अब फ्रेंच भी रिटेलिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे? वो मद्रास को कैप्चर करेंगे 1746 में। अब इसको फ्रेंच को सपोर्ट होगा मॉरिशस आइलैंड से अंडर एडमिरल लॉ बॉर्डनाइस का। अब देखिए नाम ऐसे से हैं, इनको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। फ्रेंच है अंडर एडमिरल लॉ बॉर्डनिस, एंड जो इंग्लिश है वो है अंडर बारनेट। तो ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाएंगे। एंड इसका कैसे होगा? 1748 में जब ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल साइन होगी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब इन्होंने यूरोप की ही राइवलरी को इंडिया में ड्रैग करा था। जब वहां पर वॉर खत्म होगी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म होगी, तो इन लोगों की भी इंडिया में लड़ाई खत्म हो जाएगी। इंडिया में इनकी हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या रहती है? सबसे पहले है बैटल ऑफ सेंट थोम। सेंट थोम चेन्नई में जगह है, मद्रास में। यहाँ पर एक साइड पर होंगे फ्रेंच और दूसरी साइड पर है अनवरुद्दीन एंड इंग्लिश अनवरुद्दीन को बोलते हैं, जो कि नवाब था कार्नेटिक का। कार्नेटिक ये सेम कोरोमंडल जगह है, इसका नवाब है अनवरुद्दीन। इंग्लिश इसको हेल्प के लिए बोलेंगे। तो इसकी ओवरऑल आर्मी को बोला जाएगा इंडियन आर्मी। फ्रेंच आर्मी थी अंडर कैप्टन पैराडाइस और इंडियन आर्मी थी अंडर महफूज खान। फ्रेंच इस महफूज खान की आर्मी को, इंडियन आर्मी जो कि नंबर में बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसको हरा देंगे ऑन द रिवर एडियार। इसका नेम भी आपको याद रखना होगा। अब ये हार जो होगी, ये डिफीट यूरोपियंस के लिए एक आई ओपनर के जैसा होगा कि कैसे एक स्मॉल डिसिप्लाइंड आर्मी ने बहुत बड़ी इंडियन आर्मी को हरा दिया, और यहीं पर ही इनको नेवल फोर्स की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी। तो ये थी छोटी सी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। इस टाइम पर डुप्लिक्स ही फ्रेंच का गवर्नर था, और सेकंड कार्नेटिक वॉर के टाइम पर भी डुप्लिक्स ही फ्रेंच का गवर्नर होगा। नाउ सी, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच की विक्ट्री हो चुकी है। अब वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ज्यादा सदर्न इंडिया में इंक्रीज करना चाहेगा। अब इसी के चलते ही टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस इन सदर्न इंडिया वो लोकल डायनेस्टीज के डिस्प्यूट में भी इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि अगर पॉलिटिकली कंट्रोल करना है तो नेटिव रूलर्स की पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करना होगा, और यही बेस्ट वे था इंग्लिश को भी डिफीट करने का। तो देखिए जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी उसका रीजन बनता था जो यूरोप में ट्रेडिशनल राइवलरी थी, बट अब क्या है, अब राइवलरी इंडिया में ही है। ये लोग इंडिया में, सदर्न इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये लोग इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से फिर इंग्लैंड, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में इंडिया में अब राइवलरी बनेगी। अब देखिए वॉर का कोर्स क्या रहेगा। 1748 में निजाम उल मुल्क की डेथ हो जाएगी। ये हमने पहले ही देख लिया था कि हैदराबाद का निजाम उल मुल्क ओल्ड एज में था। सारे इसके सबऑर्डिनेट इसकी डेथ भी स्पेक्यूलेट कर रहे थे। इसकी डेथ होने के बाद सदर्न इंडिया के हैदराबाद वाले एरिया में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। डेक्कन वाला एरिया भी इसी के पास ही आता है, तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए इस निजाम उल मुल्क का सन है नासिर जंग और इसका ग्रैंड सन है मुजफ्फर जंग। नासिर जंग भी हैदराबाद पर क्लेम करेगा और उसको अपोज करेगा मुजफ्फर जंग जो कि इस निजाम उल मुल्क का ग्रैंड सन होगा। तो देखिए निजाम की डेथ के बाद एक साइड तो हैदराबाद पर क्लेम करने के लिए नासिर जंग आएगा, निजाम का सन, और उसको अपोज करेगा मुजफ्फर जंग जो कि इसका ग्रैंड सन होगा। दूसरी साइड अब कार्नेटिक पर भी क्लेम करा जाएगा बाय अनवरुद्दीन खान। अनवरुद्दीन खान कार्नेटिक के थ्रोन को असेंड करेगा और इसको अपोज करेगा चंदा साहिब। चंदा साहिब का देखिए इस टाइम पर 1748 में निजाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है और सेम टाइम चंदा साहिब का रिलीज कर देते हैं 1748 में ही मराठास, जिन्होंने इसको कैप्चर करा होता है,
अब चंदा साहब कौन है? ये दोस्त अली का सन इन लॉ है, और दोस्त अली जो था वो कार्नेटिक का ही नवाब था। अब देखिए ये लोग अब दो पार्टीज बन जाएंगी, एक तो हैदराबाद के लिए और दूसरी बनेगी कार्नेटिक के लिए। और जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच होंगे ये ऑपोजिट पार्टीज को, जैसे यूरोप में करते हैं, यहाँ पर भी ऑपोजिट पार्टीज को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग लोकल पॉलिटिक्स में अब इंटरफेयर कर रहे हैं। इन्होंने पॉलिटिकली इंडिया को कैप्चर करना है, इंडिया को कंट्रोल करना है। देखिए इस नासिर जंग और अनवरुद्दीन खान को ब्रिटेन सपोर्ट करेंगे, दैट इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करेगी। ऐसे ही फिर जो मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब हैं इनको फ्रेंच सपोर्ट करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज बन जाएंगी। अब वॉर कैसे स्टार्ट होगी? स्टार्टिंग में मुजफ्फर जंग, फ्रेंच और चंदा साहिब ये तीनों मिलकर इस अनवरुद्दीन को मारेंगे एट बैटल ऑफ अंबूर। सबसे पहली बैटल होगी बैटल ऑफ अंबूर की 1749 में। मुजफ्फर जंग, फ्रेंच और चंदा साहब ये तीनों मिलकर अनवरुद्दीन को मारेंगे, जो कि कार्नेटिक पर क्लेम कर रहा था। इसका रिजल्ट क्या होगा बैटल का? अनवरुद्दीन को मार दिया, ये तो पहला रिजल्ट। उसके बाद मुजफ्फर जंग जो कि खुद का क्लेम कहां पर कर रहा था? हैदराबाद, डेक्कन के पास वाला एरिया। ये खुद को इसका सूबेदार बना देगा या फिर इसका गवर्नर बना लेगा। और डुप्लीक्स जो कि अभी इस टाइम पर सेकेंड वॉर पर फ्रेंच का गवर्नर है, वो जितने भी बियॉन्ड कृष्णा रिवर के सदन पर जितनी भी मुगल टेरिटरीज होंगी उन सारी टेरिटरीज का गवर्नर खुद को बनाएगा। कौन? डुप्लीक्स। और हैदराबाद में फ्रेंच आर्मी स्टेशन करी जाएगी अंडर बस्सी। तो ये इसकी सिचुएशन बन जाएगी इस बैटल ऑफ एम्बूर के बाद। अब देखिए इस टाइम पर अनवरुद्दीन मर चुका है। अब उसका आगे एक बेटा है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली अब बचकर भागेगा इस चंदा साहब, फ्रेंच और मुजफ्फर जंग से। मोहम्मद अली किसका बेटा है? अनवरुद्दीन खान का। अनवरुद्दीन खान मर चुका है बैटल ऑफ एम्बूर के बाद। मुजफ्फर जंग बन जाएगा सूबेदार, और जो डुप्लीक्स होगा वो कृष्णा रिवर के बियॉन्ड जितनी भी मुगल टेरिटरीज होंगी उनका गवर्नर बन जाएगा। हैदराबाद पर फ्रेंच आर्मी स्टेशन करी जाएगी जो कि अंडर बस्सी होगी। तो मोहम्मद अली खुद को बचाने के लिए ट्रिचनोपली चला जाएगा। ये प्रेजेंट डे तमिलनाडु में जो ट्रिची करके जगह है वहां पर उसको ट्रिचनोपली बोलते थे। मोहम्मद अली यहाँ पर जाके छुप जाएगा। अब देखिए इंग्लिश जो थे, अब स्टार्टिंग में किसकी विक्ट्री हो रही है? स्टार्टिंग में जीत रहा है फ्रेंच। तो अब फ्रेंच ने अनवरुद्दीन को तो मार दिया, सन उसका मोहम्मद अली जाके छिप जाता है ट्रिचनोपली में। अब जो रॉबर्ट क्लाइव जो कि उस टाइम तक इंग्लिश के अभी तक गवर्नर जनरल नहीं थे, ये उस टाइम पर सिंपल ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंट ही था। वो एक प्लान प्रपोज करता है स्ट्रिंजर लॉरेंस के साथ मिलकर। ये दोनों का ही नेम याद रखना होगा। रॉबर्ट क्लाइव प्लान क्या देता है कि देखिए जो ट्रिचनोपली जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु है वहां पर एक तो उस साइड पर मद्रास सेम तमिलनाडु, वहां का जो गवर्नर होगा एक तो ये इस साइड अटैक करेंगे और दूसरा अटैक करेंगे एक डिविजनरी अटैक आरकोट जो कि कार्नेटिक की कैपिटल थी। और कार्नेटिक अब किसके पास था? चंदा साहिब के पास, क्योंकि अनवरुद्दीन की तो डेथ हो चुकी है ना, उसको तो मार दिया गया। तो ये डिविजनरी अटैक करेंगे। क्लाइव प्रपोज करता है कि पहला वो अटैक करेंगे मद्रास यानी कि तमिलनाडु की साथ ट्रिचनोपली की साइड, और दूसरा अटैक ही सेम कर देंगे आरकोट जो कि कैपिटल होगी कार्नेटिक की, और किसी भी रूलर के लिए उसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट होती है। अब चंदा साहब अपनी इस कैपिटल को बचाने के लिए ट्रिचनोपली से आ जाएगा भागकर एयरकोर्ट में, और फिर ट्रिचनोपली से जितना भी प्रेशर होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा और मोहम्मद अली को बचा लिया जाएगा। ये प्लान प्रपोज करता है। और इस प्लान के अकॉर्डिंग फिर अगस्त 1758 में रॉबर्ट क्लाइव और स्ट्रिंजेंट लॉरेंस ये दोनों मिलकर ही आरकोट पर भी अटैक करते हैं, और मद्रास का गवर्नर जो कि साउंडर्स था उसके ऊपर भी अटैक करेंगे। मद्रास में इसे ये ट्रिचिनोपली की साइड चंदा साहिब अब जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट करा था, ये यहाँ से भागकर 4000 आदमियों को 4000 की आर्मी लेकर ये भागेगा इस एयरकोर्ट की साइड। अब ट्रिचिनोपली से प्रेशर रिलीज हो जाएगा और मोहम्मद अली को छुड़ा लिया जाएगा। ये यहाँ से छूट जाएगा और एयरकोर्ट को भी अब चंदा साहिब बचा नहीं पाएगा। 53 डेज के लिए यहाँ पर ये सीज करके रखता है, सितंबर 23 से लेकर नवंबर 14 तक। बट उसके बावजूद भी ये इसको बचा नहीं पाता है, एयरकोर्ट को रिलीज नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो इंडिया के नेटिव रूलर्स थे
इस टाइम पर इंडिया के जितने भी इंडिविजुअल रूलर्स थे, किसी में भी आपस में यूनिटी नहीं थी, किसी के लिए भी ओवरऑल इंडिया एक कंट्री नहीं था। हर कोई अपने अपने एरिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, और अगर किसी को किसी दूसरी जगह से बेनिफिट दिखता था तो हर एक रूलर, हर एक नेटिव रूलर उसी जगह पर ही चला जाता था। और इसी की वजह से ही फिर मैसूर, तंजौर, ये मराठा मरारी राव और मराठा चीफ मरारी राव और ये सारे के सारे फिर क्लाइव और स्ट्रिंजेंट लॉरेंस को ही सपोर्ट करेंगे। मतलब कि इंडियंस जो थे, इंडियन रूलर्स अब इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने भी इंग्लिश को सपोर्ट करा तो चंदा साहब एयरकोर्ट को रिलीज नहीं कर पाएगा। दूसरी साइड मोहम्मद अली को रॉबर्ट क्लाइव ने छुड़ा लिया है। फिर मोहम्मद अली ही, खुद मोहम्मद अली ही इस चंदा साहब को मार देगा। मारेगा कहां पर? आइलैंड ऑफ सेरंगम पर, जहां पर चंदा साहब और जनरल लॉ ऑफ फ्रांस छुपे हुए होते हैं। तो ये इसका वॉर का कोर्स रहता है। रिजल्ट क्या रहेगा? देखिए, मोहम्मद अली किल्ड चंदा साहब इन सेरंगम, ये तो हमने देख लिया। अब देखिए, इन सारी चीजों की वजह से ना फ्रेंच का बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि इस वॉर, देखिए कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग वॉर है, कितना कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंच को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं और इसका सारा ब्लेम डाला जाता है डुप्लीक्स पर। डुप्लीक्स वैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्लोमेट थे, बट इनको वापस बुला लिया जाता है फ्रांस में 1754 में। 1754 में ही ये वॉर भी खत्म हो जाती है और गडेह्यू फिर नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनता है फ्रांस का। अब गडेह्यू जो होगा वो पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन अडॉप्ट करेगा इंडिया के साथ। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये वॉर वगैरह नहीं लड़ेगा, ये वॉर नहीं लड़ेगा, ये इनके साथ नेगोशिएशंस करेगा और ये लोग डिसाइड करेंगे कि नेटिव प्रिंसेस की कॉल्स में, नेटिव प्रिंसेस की वॉर में खुद इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन रहती है कि देखिए, जितने भी अब ये रूलर रह चुके थे इस वॉर के बाद, एक तो मोहम्मद अली जो कि चंदा साहब को मार देता है, मोहम्मद अली अब कार्नाटिक में रहेगा वो, और सलाबत जंग हैदराबाद में रहेगा। क्योंकि देखिए, अभी सलाबत जंग कौन है? सलाबत जंग भी निजाम उल मुल्क का ही एक थर्ड सन था। पहले कौन था यहाँ पर? नासिर जंग। नासिर जंग को भी मार दिया जाएगा। बाद में जो निजाम का थर्ड सन होगा सलाबत जंग, वो आएगा हैदराबाद में। अब हैदराबाद में सलाबत जंग और मोहम्मद अली कार्नाटिक में, ये लोग इंग्लिश के लिए एक पपेट ही रहेंगे। अब चलते हैं थर्ड कार्नाटिक वॉर, जो कि रहेगी 1758 से लेकर 1763 तक। आगे बढ़ने से पहले अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिल रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा। तो चलते हैं थर्ड कार्नाटिक वॉर पर। 1758 से लेकर 63 तक ये वॉर रहती है। देखिए, 7 ईयर वॉर स्टार्ट होगी। ये क्यों स्टार्ट होगी? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के बाद हैब्सबर्ग के पास पावर चली जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, देखिए हैब्सबर्ग के पास पावर गई। इसको अब चैलेंज करेंगे फ्रांस, प्रशिया जो कि जर्मनी था, एंड बवारिया जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। और ऑपोजिट साइड में होगी प्रैग्मेटिक अलायंस। ये थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रही हूं क्योंकि थोड़ा आइडिया भी रहना चाहिए ना कि चल क्या रहा है, कौन सी चीजें चल रही हैं। तो ऑपोजिट साइड में है प्रैग्मेटिक अलायंस और इनको सपोर्ट करेंगे, इनमें है फिर ब्रिटेन एंड डच। तो ये लोग देखिए फिर से ऑपोजिट साइड में है। ऑस्ट्रिया चाहता है कि वॉर के बाद, ऑस्ट्रियन सक्सेशन के बाद जो सेल्सिया इस हैब्सबर्ग के पास चला गया है उसको इसने कैप्चर करना है, जिसकी वजह से फिर सिल्सियन वॉर स्टार्ट हो जाएंगी। 3 वॉर होती हैं ये 18th सेंचुरी में। ये तीनों वॉर 7 ईयर के लिए चलेंगी, जिसको बोलते हैं 7 ईयर वॉर। 1756 से लेकर 63 इन यूरोप। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी। अब देखते हैं वॉर का कोर्स क्या रहेगा इंडिया में। देखिए, यूरोप में कब स्टार्ट हो चुकी है? 1756 में। इंडिया में भी वॉर स्टार्ट हो जाएगा 1758 में। फ्रेंच अंडर काउंट डे लैली, सेंट डेविड और विजयनगरम पोर्ट्स जो कि इंग्लिश फोर्ट्स हैं, इनको कैप्चर कर लेंगे। इंग्लिश भी रिटेलिएट करेंगे अंडर एडमिरल डे एच।
ये लोग कैप्चर करेंगे फ्रेंच फ्लीट को जो कि मसूलीपट्टनम पर थी। देखिए अब ये भी जो राइवलरी है ये यूरोप की ही राइवलरी है, यही इंडिया में ये लोग इसको ड्रैग कर रहे हैं। फ्रेंच है काउंट डे लैली के अंडर और जो इंग्लिश है वो आर्थर डे एच के अंडर है। अब देखिए वॉर कैसी होगी, वॉर होगी थर्ड कार्नेटिक वॉर वनडी वॉश जो कि तमिलनाडु में एक जगह है जिसको बैटल ऑफ वनडी वॉश भी बोलते हैं 1760। ये वॉर होगी जनवरी 22 1760 में। इस वॉर में इंग्लिश अंडर जनरल आयरकूट फ्रेंच आर्मी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। फ्रेंच आर्मी थी अगेन काउंट डे लैली के अंडर और बस्सी को जो कि हैदराबाद में स्टेशन था उसको एज प्रिजनर ले लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर पौंडीचेरी फ्रेंच का एक नर्व सेंटर था। पौंडीचेरी को ये जो आर्थर डे लैली था ये लैली 8 मंथ के लिए इसको डिफेंड करेगा, बट अल्टीमेटली फिर जनवरी 1761 में ये सरेंडर कर देगा। बाद में फिर जो फ्रेंच के जिंजी एंड माहे थे उनको भी कंट्रोल कर लिया जाता है और जो फ्रेंच पावर है इंडिया में पूरी तरह से डिक्लाइन कर जाती है और जो अल्टीमेट पावर बनेगी इंडिया में फिर वो इंग्लिश ही बनेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी। अब देखिए ये जो वॉर होगी थर्ड कार्नेटिक वॉर ये खत्म होगी ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस से, जो कि अगेन इस वॉर ऑफ सक्सेशन से ही, सॉरी ये जो 7 ईयर वॉर चल रही है उसी से ही एसोसिएटेड है यूरोप में। इस वॉर के अकॉर्डिंग जितनी भी पॉलिटिकल जो फ्रेंच की फैक्ट्रीज थी उनको वापस दी जाती हैं, बट उनका पॉलिटिकल कंट्रोल, उनका इन्फ्लुएंस अब इंडिया में खत्म हो चुका था। पोर्तुगीज डच ऑलरेडी जा चुके थे, जा तो नहीं चुके थे बट उनका इन्फ्लुएंस ऑलरेडी बहुत कम था। बहुत ही छोटी छोटी जगह पर इन तीनों का अब कंट्रोल रह जाएगा, बहुत छोटी छोटी एरियाज में ही ये लोग ट्रेड करेंगे। इससे पहले देखिए अब बैटल ऑफ प्लासी भी हो चुकी है 1757 में, इसको हमने बाद में डिटेल में भी देखना है। कुछ हिस्ट्रियंस का मानना है कि यही डिसाइसिव पॉइंट था, बट कुछ के अकॉर्डिंग इस बैटल ऑफ बंडी वॉश को भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि देखिए अब तक सारे पोर्तुगीज डच ये सब निकल चुके हैं बट फ्रेंच अभी बचे हुए हैं। अगर इंग्लिश इंडिया को कंट्रोल नहीं करते तो फिर फ्रेंच करते, तो इट मीन्स अगर इंग्लिश ने कंट्रोल करना था इंडिया पर तो इन फ्रेंच का ड्राइव आउट करना, इन फ्रेंच को निकालना भी इम्पॉर्टेंट था। तो इसलिए बैटल ऑफ वनडी वॉश भी इस इंग्लिश सुप्रीमेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब एक छोटा सा पैरा दिया गया है, उसमें बताया गया है कि कैसे जितने भी नेटिव्स थे, इंडियन नेटिव्स, उन्होंने इन दोनों आर्मीज में एज अ सिपाही काम करा। दोनों आर्मीज मतलब फ्रेंच और इंग्लिश के लिए। अब कुछ नेटिव जो इंडियन थे वो फ्रेंच की साइड पर थे और कुछ जो थे वो इंग्लिश की साइड थे, क्योंकि इनके लिए कोई इंडियन कंट्री थी ही नहीं, अब तक कोई इंडियन नेशनलिज्म जैसी फीलिंग थी ही नहीं। ये लोग खुद के ही एरियाज को सपोर्ट कर रहे थे, खुद के ही जितने भी नेटिव रूलर्स थे उनके लिए खुद की टेरिटरी ही इम्पोर्टेंट थी। जियोपॉलिटिक्स का कोई भी इनके लिए कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस टाइम पर। इतना ही देखेंगे आज, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।